Hello students, in this video we will discuss economics, social science part, economics. Some questions, 2 or 3 questions. I feel these questions are very important this year. And the first question is, what are the 2 phases of Indian economic planning? Then first phase started from 1951-52 to 1990-91। पहला फेज जो 1951-52 से लेकर के 1990-91 तक पहला फेज था। एंड सेकेंड फेज यू सी बिगैन फ्रॉम 1991-92 टिल टुडे। और दूसरा जो फेज था 1991-92 से लेकर आज तक को कह सकते हैं दूसरा फेज, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the first phase of Indian economic planning, the growth rate of Indian economy was very less, was not satisfactory. Why? आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ये दिखाना है कि ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की कम थी, क्यों थी। तो पहला कारण था कि 1961-62 में चाइनीज एग्रेशन हुआ। हम आज़ाद हुए थे 1947 में और चाइना हम पर अटैक कर दिया था। तो ये पहला कारण, इसलिए हम इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। दूसरा कारण, द इंडो पाक कन्फ्लिक्ट एंड इट टुक प्लेस इन 1965। ये 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। फिर अगला जो कारण है, ड्रॉट सिचुएशन, सुखाड़ की स्थिति होती थी, पुअर रेनफॉल के कारण फसल नहीं होते थे, इसके कारण भी हमारा ग्रोथ कम हुआ। चौथा कारण है रैपिड पॉलिटिकल चेंजेज, लगातार राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, जल्दी जल्दी कोई सरकार काम नहीं कर पा रही थी। इसके लिए भी, इसके कारण भी हमारा ग्रोथ रेट जो था पहले फेज में, यानी कि 1951-52 से लेकर 1990-91 तक हमारा ग्रोथ रेट कम था। अगला क्वेश्चन है, हम मेंशन द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991-92। 1991-92 में हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए, आर्थिक सुधार लागू किए गए। तो इसके पीछे कारण क्या था? आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? और उस समय नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो पहला कारण देखते हैं। पहला कारण था द एग्रीगेट पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीडेड द एग्रीगेट पब्लिक रेवेन्यू। इसका मतलब हुआ कि सरकार के जो खर्च होते थे, विभिन्न योजनाओं पर जो खर्च हो रहे थे वो ज़्यादा थे और सरकार की जो पब्लिक रेवेन्यू आमदनी थी वो कम हो गई थी। इसके कारण हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, जिससे और ये इट रिजल्टेड इन ह्यूज पब्लिक यू सी फिस्कल डेफिसिट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट हुआ। दूसरा कारण था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वेयर इन हेवी लॉस। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, द इंडस्ट्रियल यूनिट्स were there in India and other units were running under heavy losses. There were 244 public sector units running in the country, out of which, out of 244, 58 were sick units and several others were, you see, running in loss. Therefore it required. Next is, इन सच कंडीशन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी क्या हुआ कि वस्तुओं का मूल्य वृद्धि होने लगा, माने महंगाई बढ़ने लगी, और देयरफॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर बैडली हिट। गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसलिए इसकी ज़रूरत हुई। दूसरा है इनफ्लो ऑफ यू सी फंड्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड। माने बाहर से जो पूंजी निवेश के लिए भारत में आता
पूंजीपति लाते, वो ख़त्म हो रहा था, उसकी स्थिति दयनीय थी। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया वाज राइजिंग, और भारत से जो पूंजी विदेशों में जा रहा था वो तेज़ी से चल जाने लगा। तो इन सब कारणों से हमको यहाँ पर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अगला पॉइंट है, इंडिया वाज फेसिंग, और उस समय जब स्थिति ऐसी थी तो यू सी फॉरेन ट्रेड में डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग फेस कर रहे थे। डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया वाज फेसिंग डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होती है, तो अगर एक देश किसी देश को 10 लाख रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है और वो उधर से 20 लाख रुपए का सामान इंपोर्ट कर ले, यानी कि आयात कर ले, मंगा ले, तो उसको 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा जो, तो जब देने वाले की स्थिति जो होगी, 10 लाख उसका तो सब बराबर हो जाएगा, बाकी के 10 लाख उस कंट्री को देना पड़ेगा। तो एक कंट्री जो जिसको देना पड़ेगा उसका डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, और जिसको मिलना है उसका सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आप का इनकम हो रहा है, और डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आप को घाटा हो रहा है। तो व्यापार की स्थिति भी डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की थी इंडिया के उस समय। इसलिए इन सब कारणों से, और ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आर्थिक सुधार करना पड़ा नरसिंह राव गवर्नमेंट को। थैंक यू। हम समझते हैं आपको ये अच्छा लगेगा।